ऑफ एडमिशंस की हम बात कर रहे हैं कि एडमिशंस के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 3 तरह से जो प्रारूप होते हैं, कितने प्रारूपों में आप स्वीकृति को कर सकते हैं। एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक रूप में। इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी आप कोई भी एडमिशन कर सकते हो। थोड़ा सा इसको लिखेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट एक और कैटेगरी होती है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। Apart from it, there is one more category and we would like to discuss that also. हर बच्चे के पास में ना ये तख्ती होनी चाहिए। तख्ती तख्ती जानते ना, तख्ती क्या होता है? That is very relevant in the phase of preparation. ये क्या काम देती है आपको, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप एमसीक्यू सोल्व करते हैं तो ऐसे जो व्हाइट पेजेस होते हैं ना, ब्लैंक व्हाइट पेजेस, इसमें आप लाइन खींचिए। तो ए बी सी डी, ए सी डी, तो जैसे आप, और एमसीक्यू की बुक वो लें जिसके आंसर कहाँ पे हो, पीछे हो। मतलब एक तो बुक आती है मार्केट में जो सवाल दिया हुआ है उसी के नीचे क्या है, उसका आंसर है। उस बुक को प्लीज अवॉइड करना। उसको अवॉइड करने के लिए इसलिए करो, रख लो, पढ़ने के लिए रख लो अपने पास, लेकिन जब भी आप एमसीक्यू लगाए तो ऐसी बुक से ना लगाएं। ऐसी बुक से खामियाजा ये होता है, हमें ऐसी बुक से हमें खामियाजा ये देखने को मिलता है कि देखिए ऐसी बुक्स में ये नुकसान हमें रहता है कि हम दिमाग नहीं लगाते, फिर सीधा आंसर पे आ जाते हैं। तो आप कितने हाथ लगा लो, कितने कर लो, 2 5 10 सवालों तक वो हाथ लगाने वाली ट्रिक भी खत्म हो जाती है। वो बुक देखो जिसके सवालों के आंसर सबसे लास्ट में दिए हों। जैसे आप और ऐसे करके सवाल लगाइए, 15 सवालों को सेट लगाइए, फिर चेक कीजिए जाके, ये ऐसे कीजिए सेट, फिर देखिए कि ये सवाल गलत क्यों हुआ। एमसीक्यू पे रियल मेहनत करोगे तभी एमसीक्यू। बहुत से बच्चे होते हैं सर, वो कहते हैं कि सर एमसीक्यू जो है, पीटी जो है उसको निकालने में दिक्कत होती है। अब पीटी निकालने में दिक्कत होती है तो उसका बेस्ट वे है खाली पन्ना, एक तख्ती, उसको बोलते हैं ना जो हम लोग स्कूल में एग्जाम देते थे, बोर्ड्स एग्जाम्स, तो ये आप हमेशा अपने पास रखिए। और प्रिपरेशन के फेज में सवालों को इस तरह से सोल्व कीजिए एमसीक्यूज को। जैसे यहाँ कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ, जाके एमसीक्यू में, कोई सब्जेक्ट खत्म हुआ, पूरे बुक के एमसीक्यू लगा दीजिए। और कोई सवाल नहीं आ रहा है आपको कि सर आपने तो कुछ और पढ़ाया था और ये कुछ और है और हमें समझ में नहीं आ रहा, कभी कभी आंसर्स भी गलत होते हैं, तो आप मेरे पास लेके आइए कि सर ये सवाल है, मुझे आ नहीं रहा है, सर ये सवाल है, ये मेरे गलती हो रहा है बार बार। जैसे आपको आइडेंटिफाई होगा कि आप सेक्शन नंबर में गलती कर रहे हैं, सब सेक्शन में गलती कर रहे हैं, कंसेप्ट में गलती कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए एक्सट्रीम हार्ड वर्क। चलिए आज समय कम है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान देता हूँ। So in the last class what I have suggested that there are certain forms of admission। पहले मैं लिखवा दूं, पहले समझाऊं, बताऊं? पहले लिखवाने का कार्य किया जाए, पहले समझाने का कार्य किया जाए? चलो पहले हम काम करते हैं लिखने का। लिखिए एवरी रिटर्न, लिखिए एवरी रिटर्न सेक्शन नंबर 15 लिख रहे हैं, ठीक है ना? 15 में मैंने कल सवाल लिखाया था फॉर्म्स ऑफ एविडेंस, ठीक है? व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एविडेंस, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एडमिशंस लिखवाया था मैंने आपको कल लास्ट क्लास में, एक सवाल, उसी को मैं अभी कंटिन्यू करवा रहा हूं, ठीक है? उस सवाल का आंसर लिखिए। एवरी रिटर्न और ओरल और स्टेटमेंट कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और स्टेटमेंट कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और स्टेटमेंट कंडक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, स्टेटमेंट कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कोई भी लिखित कोमा मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन बाय ए पार्टी
by a party about the facts of the case, by a party about the facts of the case, by a party about the facts of the case, by a party about the facts of the case, fact of the case is an admission, is an admission जो किसी पक्षकार द्वारा, जो किसी पक्षकार द्वारा किसी मामले के तथ्य में दिया गया कथन, किसी मामले के तथ्य में दिया गया कथन, किसी मामले के तथ्य में दिया गया कथन स्वीकृति होगा, किसी मामले के तथ्य में दिया गया कथन स्वीकृति होगा। आगे लिखिए, admissions are broadly classified into two categories, admissions are broadly classified into two categories, स्वीकृतियों को हम विस्तृत रूप से दो, स्वीकृति को हम विस्तृत रूप से दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, स्वीकृति को हम विस्तृत रूप से दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। Admissions are broadly classified into two categories. Point number A, judicial और formal admissions, judicial और formal admissions, न्यायिक, न्यायिक व न्यायिक व औपचारिक स्वीकृति, न्यायिक व औपचारिक स्वीकृति, न्यायिक व औपचारिक स्वीकृति। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल और इनफॉर्मल एडमिशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल व एक्स्ट्रा जुडिशियल और इनफॉर्मल एडमिशंस, गैर न्यायिक, गैर न्यायिक व अनौपचारिक, गैर न्यायिक व अनौपचारिक स्वीकृति, गैर न्यायिक व अनौपचारिक स्वीकृति। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इट इज इमटेरियल दैट, इट इज इमटेरियल दैट टू whom an admission is, to whom an admission is made, it is immaterial that to whom an admission is made, यह अतात्विक होगा कि, यह अतात्विक होगा कि किन्हें, किन्हें स्वीकृति दी गई है, किन्हें स्वीकृति दी गई है, किन्हें स्वीकृति दी गई है। Admission made to a stranger is also relevant. Admission made to a stranger is also relevant. Admission made to a stranger is also irrelevant. किसी 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 साधारण व्यक्ति को दिया गया, साधारण व्यक्ति को दी गई कथन भी, साधारण व्यक्ति को दिए गए स्वीकृति भी, किसी साधारण व्यक्ति को दी गई स्वीकृति भी, किसी साधारण व्यक्ति को दी गई स्वीकृति भी सुसंगत होती है, सुसंगत होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए प्लीज, हेडिंग डालेंगे जुडिशियल, जुडिशियल एडमिशंस, न्यायिक स्वीकृति, हेडिंग डालिए न्यायिक स्वीकृति, जुडिशियल एडमिशंस, न्यायिक स्वीकृति, जुडिशियल एडमिशंस। सच एडमिशंस, न्यायिक स्वीकृति लिखिए, सच एडमिशंस are made by the parties, such admissions are made by the parties, such admissions are made by the parties during the proceedings of the case, during the proceedings of case, during the proceedings of case, in the matter of trial, in the matter of trial, in the matter of trial। लिखिए, न्यायिक स्वीकृति वो होती है जो, न्यायिक स्वीकृति वो होती है जो पक्षकार द्वारा, न्यायिक स्वीकृति वो होती है जो पक्षकार द्वारा, पक्षकार द्वारा किसी भी मामले के विचारण के समय, किसी भी मामले के विचारण के समय, किसी भी मामले के विचारण के समय, प्रक्रिया के समय दी जाए, प्रक्रिया के समय दी जाए, प्रक्रिया के समय दी जाए। देखिए डेंगू मलेरिया बहुत फैल रहा है, तो प्लीज अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। विचारण समय प्रक्रिया के दौरान दी जाए, प्रक्रिया के दौरान दी जाए। आगे लिखिए, such admissions, such admission, such admissions, such admissions fully binding, fully binding the party, such admissions fully binding the party who makes them, who makes them, such admissions fully binding the party who makes them, ये स्वीकृति, ये स्वीकृति उन पक्षकारों को आबद्ध करती है, यह स्वीकृति उन पक्षकारों को आबद्ध करती है जिनके द्वारा, जिनके द्वारा वो कथन दिया गया है, जिनके द्वारा वो कथन दिया गया है, जिनके द्वारा वो कथन दिया गया है। They constitute a waiver of proof, they constitutes a waiver of proof,
that constitutes a waiver of proof. ये स्वीकृति ये स्वीकृति ये स्वीकृति ये स्वीकृति पक्षकार को साबित करने किस पक्षकार को साबित करने से छूट प्रदान करती है, साबित करने से छूट प्रदान करती है, छूट प्रदान करती है। ठीक है, हेडिंग डाली सेकंड वाली, इनफॉर्मल या फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशंस, इनफॉर्मल और एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशंस, अनौपचारिक या गैर न्यायिक स्वीकृति, अनौपचारिक या गैर न्यायिक स्वीकृति, अनौपचारिक या गैर न्यायिक स्वीकृति। नाउ दिस पार्ट ऑफ द एडमिशन, देखिए हम जो पढ़ रहे हैं अभी मैं समझा भी दूंगा और लिखने पे मुझे लगता है समझ में भी आ गया होगा अगर आप लिख रहे हैं उसको। देखिए लिखने का मतलब होता है कि जब आप पेन से उसको लिखें तो वो लिखने का मतलब ये है, देखिए लिखने का वास्तविक अर्थ होता क्या है, नोट्स का डिक्टेशन का पर्पस क्या होता है। मैं चाहूँ तो आपको ये जो 80 क्लास में हो रहा है ये मैं 20-30 क्लास में खत्म कर दूं अगर डिक्टेट ना कराऊं तो। लिखवाने का उद्देश्य ये है सर कि जब लिखवाई जाती है कोई चीज तो आपकी जब पेन चलता है आपके हाथों से, जब आप कलम चलाते हैं तो उसका हर एक शब्द, अरे फिल्टर तो दिमाग ही कर रहा है ना, कान सुन रहे हैं, मैं बोलता हूँ कान सुनते हैं, कान दिमाग को इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन हाथ को मिलता है, ये ऐसे ही बॉडी फंक्शन करती है। तो जब आप कोई चीज लिखते हैं तो उसको सिर्फ ये मत सोचिए कि मेरे को नोट्स लिखना है और सर ने जो लिखवाया है वो मेरे को लिखना है। जब मैं कुछ बात बोलूं तो उसको लिखते टाइम पेन और आपके दिमाग का संतुलन होना चाहिए कि भैया क्या लिख रहा हूं मैं और क्या लिखवाया जा रहा है मुझे। जब आप ये संतुलन स्थापित कर लेंगे तब आप एक रिवीजन आपका क्लास में ही हो जाएगा जब मैं नोट्स डिक्टेट करा रहा हूं तभी। आप सिर्फ अगर ये सोच के लिख रहे हैं कि सर नहीं सर डिक्टेशन कंप्लीट करानी है और डिक्टेशन कंप्लीट होगी घर जाके पढ़ेंगे, तो ऐसा क्लास में जब पेन चल रहा है आपका, तो पेन जब चल रहा है तो उसी टाइम आपका दिमाग सिंक्राइज, कहते हैं ना कि सिंक्राइजेशन होना चाहिए पेन का और दिमाग का, वो वाला सीन होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे आपका फोन, जो आपका फोन है वो आपके ईमेल के साथ सिंक्रोनाइजेशन है या नहीं है। आप नंबर सेव करते हो सारे ईमेल पे भी जा रहे हैं आपके, फिर जैसे आप नया फोन खरीदते हैं वहां पे ईमेल आईडी डालते हैं, सारे फोन नंबर उधर आ जाते हैं। ऐसा हो कैसे रहा है ये सब, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन है, तालमेल है दोनों के बीच में। तो दिमाग को और हाथ का तालमेल रखिए। इसमें लिखिए those admissions which do not appear on the record, those admissions which do not appear on the record, those admissions which do not appear on the record, ये वह स्वीकृतियां होती है, ये वह स्वीकृतियां होती है जिसे 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 न्यायालय के रिकॉर्ड पर अभिलिखित नहीं किया जाता, न्यायालय के रिकॉर्ड पर अभिलिखित नहीं किया जाता, न्यायालय के रिकॉर्ड पर अभिलिखित नहीं किया जाता। and it may occur ordinary course of life, and it may occur ordinary course of life, and it may occur ordinary course of life। और यह स्वीकृतियां और यह स्वीकृतियां और यह स्वीकृतियां और यह स्वीकृतियां यह स्वीकृतियां दैनिक जीवन में की गई स्वीकृतियां होती है। और ये स्वीकृतियां दैनिक जीवन में की गई स्वीकृतियां होती है, दैनिक जीवन में की गई स्वीकृतियां होती है, दैनिक जीवन में की गई स्वीकृतियां होती है। These admissions may be in writing, these admissions may be in writing। ये स्वीकृतियां लिखित रूप में हो सकती है, यह स्वीकृतियां लिखित रूप में हो सकती है, यह स्वीकृतियां लिखित रूप में हो सकती है। इनको बराबर करो ना, क्या है ये इसको अच्छे से लिखो ना अलाइन करके। ये स्वीकृतियां दैनिक रूप में हो सकती, ये स्वीकृतियां लिखित रूप में हो सकती है। These admissions are in writing, may be in writing, these admissions may be in writing। ब्रैकेट में लिखिए लेटर्स, अकाउंट बुक्स, ब्रैकेट में लिखेगा पत्रों के माध्यम से, लेखा के विवरणों में, लेटर्स, अकाउंट बुक्स, ब्रैकेट बंद। और इट मे बी इन ओरल एज वेल, और इट मे बी इन ओरल एज वेल। और ये मौखिक रूप में भी हो सकती है, और ये मौखिक रूप में भी हो सकती है, और ये मौखिक रूप में भी हो सकती है।
ठीक है, मान लीजिए कोई आदमी सिंपल लेटर लिखता है एक दूसरे को, ठीक है, या फिर किसी ने व्हाट्सएप पे बहुत सारी टेक्सटिंग कर रखी है एक दूसरे के साथ में, अब वहां पे उसने एडमिशन किया कोई भी ऑफेंस का। अब ये जो नॉर्मल कॉन्वर्जेशन हो रही है ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है कोर्ट के, बात समझ में आई? अब एक सवाल जो हम यहाँ समझेंगे कि ये एक्सेप्शन क्यों है हियर्स एविडेंस का। अबे हियर्स एविडेंस क्या होता है वो समझो, हियर्स एविडेंस समझिए, ये टॉपिक ही खत्म हो गया, ठीक है ना। अब अगला जो सवाल है वो समझिए, पहले समझाऊं उसको जो मैंने लिखवाया, कोई चाहता है समझाऊं उसे? डज एनीवन वांट कि मैं उसको समझाऊं? बताइए। अरे यार हाँ ना भी नहीं बोलते हो सर। एडमिशन दो तरह का होता है, सिंपल सी बात बताई मैंने। फर्स्ट दिन जो बताया था ना मैंने, जुडिशियल एडमिशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल। सिंपल जो फर्स्ट दिन बताया था कि भैया ये कोर्ट प्रोसीडिंग में होता है, और ये अपार्ट फ्रॉम लेटर अकाउंट बुक जहाँ पे भी आप लिख रहे हो, कोर्स ऑफ बिजनेस, कारबार के अनुक्रम में, किसी भी चीज में जो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में आप लिख रहे हो, दैनिक दिनचर्या, दैनिक जीवन, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ का जो आपका वर्क है, आप उसमें इस चीज को मेंटेन कर रहे हो, दैट इज योर एडमिशन अबाउट सो एंड सो थिंग। ठीक है ना। जैसे एक लाला जी हैं, पैसा देते हैं सबको, अब उन्होंने इतना पैसा उसको दिया या उससे उससे उनको इतना पैसा मिला, उन्होंने अपने अकाउंट बुक में एंट्री कर दी उस चीज की, वो भी क्या एक तरह से एडमिशन ही कर रहे हैं, अकाउंट बुक के अंदर कर रहे हैं। लेकिन ये जुडिशियल है क्या? ऑल्दो द अकाउंट बुक इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 34 या अब कौन सा सेक्शन हो गया है 28, ऑल्दो जो अकाउंट बुक में उन्होंने एंट्री करी है वो 28 में रिलेवेंट है। लेकिन जुडिशियल कन्फेशन जुडिशियल एडमिशन तभी होगा, न्यायिक स्वीकृति तभी मानी जाएगी जब वो कोर्ट के सामने जाएगी। जब तक न्यायालय की पटल पे नहीं रखी जाएगी कोई चीज, जब तक कोर्ट के सामने एज इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड नहीं रखोगे आप, वो रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, रिलेवेंट नहीं है, बहुत हाईली रिलेवेंट नहीं है। कोर्ट रखेगा तो रखेगा, बाकी कोई पार्टी रखना चाहे तो रखे। अगर आप कोर्ट के प्रोसीडिंग में लेके आओगे तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल क्या बन जाएगी? जुडिशियल। चलिए आगे चलते हैं, पहले हियर से एविडेंस को समझते हैं। मैंने पहले भी बताया होगा आपको, सेक्शन 4 पढ़ाते वक्त मेरे मुंह पे पुराने सेक्शन जाते नहीं है। सेक्शन 4 में मैंने आपको पढ़ाया हुआ अनुश्रुत साक्ष्य, सर ये रूल है एविडेंस का कि एविडेंसेस की हमेशा जो एविडेंसेस होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? डायरेक्ट होने चाहिए। अगर आप कोर्ट में कोई भी एविडेंसेस दे रहे हो तो वो हमेशा क्या हो? प्रत्यक्ष हो। अप्रत्यक्ष एविडेंसेस नहीं होने चाहिए। मतलब द एविडेंस ऑलवेज मस्ट बी डायरेक्ट, द एविडेंसेस मस्ट नॉट बी इनडायरेक्ट। पहली बात तो आप ये समझिए, एविडेंसेस डायरेक्ट होने चाहिए और हर परिस्थिति में क्या होने चाहिए? डायरेक्ट। अगर कोई चीज देखी है तो खुद के द्वारा देखी हुई होनी चाहिए। if I have seen something then it must be shown by himself or me। ठीक है, अगर कोई चीज मैंने सुनी है तो मैंने अपने कानों से सुनी होनी चाहिए। कुछ सेंसेस किया है तो अपने कान, अपने खुद के सेंसेस से उसको किया हो। सेंसेस मतलब देखना, सुनना, महसूस करना, वो खुद के सेंसेस में होना चाहिए। ठीक है, उसी को कहते हैं, और यही डायरेक्ट एविडेंस देने होते हैं कोर्ट के अंदर। जैसे मान लीजिए एक पार्क था, ए ने बी को यहाँ पे गोली मारी, ये जैसे तो पार्क का रास्ता होता है ना, ऐसा चार लोग चक्कर लगाते रहते हैं, तो ए ने बी को गोली मारी और मैंने यहाँ से देख लिया कि ए हैज शॉट डाउन बी, भाई ए ने बी को गोली मारी है। ठीक है, मान लीजिए दिस इज सी, सी ने देख लिया। अब सी क्या करता है सर? ये बात बता देता है किसको? डी को बता देता है। ठीक है, और सी कहीं गायब हो जाता है। ये अब एविडेंस देता है कोर्ट में जाके कि ए हैज किल्ड बी। तो बोला कि आपने देखा है कि नहीं देखा? किसने? सी ने देखा है। किसने देखा है? सी ने देखा है। तो टेक्निकली ऐसे एविडेंसेस को एडमिसिबल नहीं किया जाता, याद रखना। इसको कहते हैं हियर्स एविडेंस। भाई जिसने एविडेंस देखा है वही आके कोर्ट में बोले। जैसे एक डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट में एक विल बनाई, एक आदमी ने वसीयत बनाई दस्तावेज के ऊपर। अब वसीयत जो बनाई उस आदमी ने, उसमें इतनी इतनी प्रॉपर्टी सबके नाम दी है और उसका एग्जीक्यूट किया, उसको रजिस्टर्ड भी करा लिया बिल को। ठीक है, अब विल तो तभी ऑपरेटिव होगी ना जब आदमी की डेथ हो जाएगी। तो जैसे विल ऑपरेटिव होती है, उस आदमी की डेथ हो जाती है, जो जिसने साइन किए थे उस आदमी को तो सारे कंटेंट्स पता है। तो डायरेक्ट एविडेंसेस, मतलब डायरेक्ट एविडेंस कौन देगा? वो आदमी देगा जिसने उस डॉक्यूमेंट, जिसने उस वसीयत को साइन किया है। तो आप ये बात समझिए, जब भी कोई
डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई ऑफेंस वाला सीन ऑफ क्राइम वाली चीज हो, डायरेक्ट एविडेंसेस ही हमेशा एडमिसेबल होते हैं, इनडायरेक्ट एविडेंसेस का कोई रोल नहीं होता। और ये सेटल्ड रूल ऑफ एविडेंस है, क्योंकि देखिए होता क्या चीज है, हियर से एविडेंस लिखाऊं, पहले लिखवाया मैंने, लिखवा दिया ना मैंने, इट इज नॉट ऑन एफिडेविट, लिखवाया होगा मैंने कि एफिडेविट पे नहीं होता, शपथ पत्र पे नहीं होता, पूरे रूल्स लिखवाएंगे। हाँ, प्रतिपरीक्षा नहीं होती इसकी, क्रॉस एग्जामिनेशन इसको आप नहीं करवा सकते। तो टेक्निकल बात क्या है, हियर से एविडेंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और लेकिन हियर से एविडेंस के बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं। तो एक एक्सेप्शन लिखाया हुआ मैंने आपको, वो कौन सा था, एडमिशन, स्वीकृति लिखवाया, उसकी आज बात करेंगे। अभी क्यों है, क्या है, इसको समझते हैं। देखिए देखिए मान लीजिए, जैसे हियर्स एविडेंस का एक्सेप्शन क्यों है, एडमिशन, वो समझिए। देखिए एडमिशन वो आदमी कर सकता है जिसको इन्फॉर्मेशन है, और 8 तरह के लोग हैं जो कि क्या कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम पढ़ेंगे सेक्शन 16 में, 16 में मैं आपको 5 तरह के लोग बताऊंगा, 5, एक बार सेक्शन 16 निकालिए, तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों, हम क्यों उसको एक्सेप्शन कहते हैं हियर्स एविडेंस का। देखिए कौन कौन कर सकता है, पार्टी टू द प्रोसीडिंग, पहला पॉइंट अंडरलाइन कीजिए सेक्शन 16 में, 5 लोग दिखाता हूं मैं आपको जो कि क्या कर सकते हैं सर, एडमिशन कर सकते हैं। पहला लिखिए, पहला देखिए अंडरलाइन कीजिए, पार्टी, पक्षकार, दिख रहा है फर्स्ट पॉइंट, पक्षकार। दूसरा देखिए एजेंट, तीसरा लिखिए, तीसरा देखिए सर्कमस्टांसेस जो कि एक्सप्रेसली किसी को ऑथोराइज करते हैं, लिखिए, देखिए इसमें, जिन मामलों की परिस्थितियों में न्यायालय उन कथनों को करने के लिए उस पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त विधिवत रूप से उसको प्राधिकृत माना गया है, 3 हो गए। चौथा देखिए, वो आदमी जो कि किसमें है, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में है, दिख रहा है, दिख रहा है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, प्रतिनिधित्व, हैसियत, चौथा आदमी। और 5वां देखिए, वो आदमी जिसका हित व्युत्पन्न हुआ है, थर्ड पॉइंट देखिए, दिख रहा है। तो टेक्निकली ये जो हम देखिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग हैं। अब मान लीजिए मैंने किसी एजेंट को अपॉइंट कर दिया कि भैया मैंने उससे क्या किया था, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, अब मेरी मेरी जो फर्म है वो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट करती है साथ में। जैसे मेरी एक फर्म है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था आसाम जाके, आसाम में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मेरा, मेरी फर्म का, ठीक है ना, चाय बाई का मंगाने का कॉन्ट्रैक्ट था। और मैंने, अब देखिए, अब सिविल में भी हमने पढ़ा है, जहां पे हमने पढ़ा है रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर, पढ़ा है कि मैं पावर ऑफ अटर्नी से किसी को भी एजेंट को बोल सकता हूँ कि पूरे केस में एडमिशन कौन करेगा, वही करेगा। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था वो किसमें हुआ था, ए और बी के बीच में हुआ था। एक सेकंड, एक सेकंड दीजिए प्लीज। जी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। देखिए मान लीजिए मैंने जाके कॉन्ट्रैक्ट करके आया मैं आसाम में, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ डिस्प्यूट अराइज हो गया और ऑब्वियसली मैं नहीं जा पाया आसाम। लेकिन मैंने क्या किया, एक एजेंट को अपॉइंट किया। ये एजेंट कौन था, एक पर्सन था आसाम में जिसको मैंने अपना क्या कर दिया, अपना एजेंट अपॉइंट कर दिया। अब आप देखिए जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था तो उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे, तो भैया वही आदमी, अब ये समझिए कि एविडेंसेस कौन देगा, वो आदमी जिसने डायरेक्टली उस कॉन्ट्रैक्ट को किया है। लेकिन अगर मैं अपना एजेंट अपॉइंट कर दूं तो एजेंट के सामने होता क्या, कॉन्ट्रैक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि भैया ये क्या है, हियर्स एविडेंसेस, क्या हियर्स एविडेंसेस ही एक टेक्निकली देखा जाए तो एडमिशंस क्या है, सारे हियर्स एविडेंसेस ही हैं। मतलब जितनी भी स्वीकृतियां हैं वो सब अनुश्रुत साक्ष्य ही हैं टेक्निकली देखा जाए तो। क्योंकि आप क्या है, सिर्फ पार्टी ही एडमिशन नहीं कर रही है, पार्टी के अलावा और भी किरदार है जो क्या कर रहे हैं, एडमिशन कर रहे हैं आपके बिहाफ पर।
कॉन्ट्रैक्ट तो हम दोनों में हुआ था, फिर सी कहाँ से आ गया? सी को मैंने रिकॉग्नाइज एजेंट बना दिया अपना, कि सारे केसेस में जब भी हियरिंग होगी और कोर्ट को कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर कौन करेगा? सी। सी है मेरे बिहाफ पे काम करेगा। लेकिन टेक्निकली बात ये देखो कि सी तो था ही नहीं ना पूरे पूरे केस में, सी वॉज नॉट देयर। जब सी नहीं था उस पूरे केस में तो हम इससे क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि एडमिशन वो चीज है जो कि हियर से एविडेंसेस को अलाउ करता है। क्रिमिनल केसेस में भी होता है एडमिशन। क्रिमिनल केसेस का एडमिशन क्या है? कन्फेशन या डायन डिक्लेरेशन। डायन डिक्लेरेशन है ही नहीं क्रिमिनल केसेस के एक्सेप्शंस में। ठीक है, आदमी मरने वाला है, डॉक्टर को बोल के गया कि मेरे को उसने मारा है। तो टेक्निकली देखा जाए तो जब हम बात करते हैं एडमिशंस की, तो एडमिशन आर नथिंग, दे आर ओनली एन एक्सेप्शन टू द हियर्स एविडेंस। अब वो क्यों है हियर्स एविडेंस, क्यों है अनुश्रुत साक्ष्य के? अनुश्रुत साक्ष्य की कोई वैल्यू नहीं है, पहली बात है। एक आदमी ने दूसरे आदमी को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, तीसरे ने चौथे को कहा। तो जब मैंने आपको ये भी लिखा था कि ट्रुथ जब बहुत सारे लोगों से पास होता है तो वो डाइल्यूटेड हो जाता है, वो क्षीण हो जाता है, सत्य क्षीण हो जाता है जब वो बहुत सारे लोगों से होके निकलता है। सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता। लेकिन एडमिशन ऐसी चीज होती है जो कि ऑथराइज पर्सन करता है। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो सी एजेंट है, लेकिन सी था क्या जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था? लेकिन आज सी है, उसके पास में सारे के सारे उसके वो हैं, सारे राइट हैं। भैया मैं जयपुर से तो असम जाऊंगा नहीं ना, तो मैंने क्या किया, असम में एक सी का एक एजेंट है मेरा, एक अभी करता है, उसको वहीं अपॉइंट कर दिया कि भैया तू देख ले इसके भी आप पे। बात समझ में आई? तो क्यों हुआ ये? क्योंकि टेक्निकली ये अलाउ करता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम कि कौन कौन से लोग एडमिशन करेंगे, और इसमें वो लोग भी एडमिशन कर सकते हैं जो कभी पार्टी थे ही नहीं। दिखाया ना मैंने आपको? जो कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में है, एजेंट है, जिनका इंटरेस्ट डिराइव हुआ है। तो मतलब टेक्निकली दे वर नॉट सपोज टू बी पार्टी, लेकिन अब क्या कर रहे हैं वो? पार्टी के बिहाफ पे एडमिशंस कर रहे हैं। तो ये तो इनडायरेक्ट एविडेंस हो गया ना। इसलिए तो कह रहा हूं कि ये हियरसे एविडेंस का एक्सेप्शन है एडमिशन। और क्यों है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रोविजंस ऐसे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जो अलाउ करते हैं थर्ड पार्टी भी एविडेंस दे सकती है। बात समझ में आई? एक और चीज समझिए, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट डिस्पोजिशन होता है तो एडमिशंस आप कीजिए, स्वीकृति जितनी करनी है कीजिए, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर रिटर्न है कोई चीज तो आपको कौन से एडमिशंस करने पड़ेंगे? रिटर्न एविडेंसेस ही करने, रिटर्न एडमिशंस ही करने होंगे। अगर कोई चीज लिखित में है, याद करो सेक्शन 91 92, मैंने एविडेंस पढ़ा है मुझसे। अब नया सेक्शन क्या हो गया है? 90 94 95 कल ही बताया मैंने। तो 94 95 ये बात रोकती है पार्टीज को कि अगर आपको कोई एविडेंसेस देने हैं तो एविडेंसेस आप किसके रिगार्डिंग देंगे? सिर्फ और सिर्फ रिटर्न एविडेंसेस देंगे। क्योंकि कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट डिस्पोजिशन के अंदर है, कोई भी चीज संविदा अनुदान के रूप में है, तो आप हमेशा लिखित कथन ही देंगे, मौखिक नहीं दोगे। अरे भैया कोई चीज लिखी हुई है तो कोर्ट कहेगा ना भैया चल लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है ना, चल लिखित में कुछ लेके आ। या तो फिर कंडीशन साबित करो, जो 7 परिस्थितियां है कि डॉक्यूमेंट खो गया है, या फिर मूवेबल नहीं है, या फिर आप बोल दो किसी के पावर पोजीशन दूसरे आदमी के पास है। अगर आप ये 7 परिस्थितियां साबित करते हो देन यू आर एडमिसिबल इन द एविडेंसेस। तो ये आप ये याद रखिए कि ये एडमिशन वगैरह कितना भी ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन ऑपरेटिव पार्ट कहां से होगा? 94 95 से। तो देखा जाए तो 94 95 पूरे एविडेंस को कंट्रोल करता है। तो कुछ भी बोलो इस पूरे सेक्शंस के ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली कंट्रोल कौन करता है? 94 95 की बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस होगी जब भी अभी होगी अपनी। ठीक है, लिखना स्टार्ट कीजिए। Admissions constitute an exception to the hearsay rule. Admission constitutes an exception to the hearsay rule. स्वीकृति अनुश्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद है। स्वीकृति अनुश्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद है। स्वीकृति अनुश्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद है। क्योंकि Section 16 manifest about Section 16 ऐसे लिखिए, because Section 16 to 18 manifest about
क्योंकि धारा 16 से लेकर धारा 16 से 18 उन व्यक्तियों के बारे में बतलाती है और उन व्यक्तियों द्वारा की गई स्वीकृति को मान्य करती है, उन व्यक्तियों द्वारा की गई स्वीकृति को मान्य करती है जो कि मुख्य रूप से पक्षकार नहीं थे, और वह प्रत्यक्ष रूप से स्वीकृति करने के लिए सशक्त है। कहाँ तक लिखा है? Manifest about those persons who can made admission on the behalf of the party to the suit or proceeding here those mentioned persons are not originally party to the suit or proceeding. Here mentioned persons are not originally party to the suit or proceeding, although they can make admission. एडमिशन बाय कंडक्ट। एक तुक्काराम वाला केस पढ़ाना चाहता हूं मैं आपको। तुक्काराम वाला केस है, लेट मी चेक द नेम। देयर इज अ वेरी गुड केस इन दैट रिगार्ड, और मैंने सोचा कि यहाँ पे उसको, मुझे लगता है वो केस आपको डिस्कस करना चाहिए यहाँ पे। देयर इज अल्टीमेट एंड वंडरफुल केस। मैं थोड़ा सा आपको हल्का से, हाँ, केस का नाम है राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। हम इस केस को पढ़ेंगे अगला कौन सा टॉपिक है अपना? एडमिशन बाय कंडक्ट। हाँ बस ये हो गया खत्म। अभी लिखना, अभी मत लिखिए, अभी सब समझिए। अगला टॉपिक है अपना एडमिशन बाय कंडक्ट, मतलब कब कब पक्षकार के आचरण द्वारा भी स्वीकृति मान ली जाती है। मैंने आपको कल एक इलस्ट्रेशन भी बताया था, सेक्शन 8 का इलस्ट्रेशन जी, 6 का जी, सेक्शन 6 का इलस्ट्रेशन जी, वो मैंने बताया था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ये टॉपिक समझिए। टॉपिक है अब का एडमिशन बाय कंडक्ट, मतलब आचरण द्वारा स्वीकृति। अब आचरण द्वारा स्वीकृति होती क्या है? देखिए सब, अगर इसने बताया है, सुनिएगा इधर, देखिए सेक्शन 15 जो है अपना, कौन 15 है ना, 15 तो कहता है अपना कि सिर्फ ओरल डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपना होता है। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो एक कंडक्ट के रूप में भी एडमिशन होता है। कंडक्ट रूप में क्या होता है? एडमिशन होता है। अभी लिखा नहीं है उसमें, लेकिन ये केस लॉज के थ्रू आया है और फैक्चुअल सिनेरियो के थ्रू आया है। देखिए मैं आपको बहुत स्पष्ट भाषा में समझाता हूँ। एक केस था राम भरोसे स्टेट ऑफ यूपी। अब राम भरोसे केस में क्या होता है कि राम भरोसे के ऊपर केस चल रहा था, किसने क्या किया, अपने पड़ोसी को मारा है। ठीक है, पड़ोसी को मारा है, और उसने वहां से पड़ोसी को मार के जो भी वहां से ज्वेलरी लेके आया, उसने वो सब ज्वेलरी अपनी वाइफ को गिफ्ट करी है। ऐसा उसके ऊपर एक्यूजेशन है। क्या आरोप है? कि उसने अपने पड़ोसी को रात में मारा है और सारी की सारी ज्वेलरी अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दी। ठीक है, और उसकी वाइफ बोलती है कि वो लोग उस जगह रहते हैं जहां पर उसकी वाइफ बताती है कि मैंने अपने पति को देखा कि मेरे पति छत से वापस
आ रहे थे। मैंने मेरे पति को देखा कि मेरे पति एक फोल्डर स्टोर होता है, फोल्डर रूम। फोल्डर मतलब होता है कि जहाँ पे गांव में क्या होता है, एक चारा रखने के लिए एक ऐसा सा वो बना देते हैं, झोपड़ी नुमा, इसको ढक देते हैं, इसको पूरा चारा रखते हैं साल भर का। देखा आप लोगों के गाँव में है, इसमें चारा रखते हैं, गाय का भूसा पराल सब रखते हैं। उन्हें फोल्डर रूम से वो बाहर निकले और अपने खुद को साफ किया उन्होंने, और उन्हें अपने जो क्लोथ थे उनको धोने लगे हुए थे। मैंने उसने पति को देखा, छत से आए, फोल्डर रूम में गए और वापस बाहर आके अपने जो कपड़े थे, गंदे कपड़े, सुबह 4 बजे धो रहे थे। देयर इज ए प्रिंसिपल, एविडेंस एक्ट में एक प्रिंसिपल है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा आप उसको कंपेल नहीं कर सकते। मतलब आप विवश नहीं कर सकते पार्टीज को कि आपने क्या बात करी है, पति ने पत्नी को क्या बात बताई है, बात समझ में आई? और नहीं परमिट करना है, नहीं उसकी अनुज्ञा देनी है, और नहीं उसको विवश करना है। अगर पत्नी बोलना भी चाहे कि मेरे पति ने क्या कहा था मुझसे, तो भी कोर्ट उसको स्वीकार नहीं करेगी। ऐसा रूल्स है। मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या कम्युनिकेशन होता है शादी के बाद में, उसको पुलिस उगलवा नहीं सकती, उसको कंपेल नहीं कर सकती कि चल आ जाए एडमिशन, चल आ जाए स्टेटमेंट, क्या बोला आपके पति ने वो दो। अगर वाइफ देना भी चाहे तो भी उसको मना कर दिया जाता है कि हम इसको एविडेंस पे नहीं लेंगे। ये रूल है। वहां से निकल के आया कि कंडक्ट जो होता है, कंडक्ट इज द एक्सेप्शन। अगर आप राम भरोसे केस को देखोगे तो राम भरोसे केस में भी यही हुआ। वाइफ ने ये नहीं बताया कि मेरे पति ने मारा है, वाइफ ने बताया कि उस दिन उसने उसके पति को किस फॉर्म में देखा। तो वाइफ ने क्या बताया? पति का कंडक्ट बताया। पति का क्या बताया? आचरण। और ये आचरण जो कंडक्ट बताया, ये सेक्शन 6 में धारा 6 के अंदर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंदर ये आचरण क्या है? पश्चातवर्ती आचरण है। अरे पूर्ववर्ती आचरण थोड़ी होगा। मर्डर करने के पहले क्यों कपड़े धोएगा, क्यों उतरेगा छत से? ये तो मर्डर करने के बाद ही हुआ ना, तो टेक्निकली देयर इज ए लिंक। तो ये भी क्या है, एक तरह से एडमिशन ही है। क्योंकि जनरल रूल क्या कहता है, सामान्य नियम ये कहता है कि पति पत्नी के बीच में की गई बात आप उनको विवश नहीं कर सकते, कि आप उनको कंपेल नहीं कर सकते कि तू बोल, क्या बोला है पति ने। लेकिन अगर आप कंडक्ट को एक्सेप्शन बना रहे हैं तो देयर इज ए लिंक। जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट और प्रीवियस कंडक्ट की हम बात करते हैं, तो सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या था राम भरोसे का? वो छत से उतरे, वहां गए, उन्होंने ज्वेलरी छुपाई उस चारे वाले घर में, और फिर बाहर निकले, अपने कपड़े वॉश किए सुबह 4 बजे। तो ये सारा क्या बताता है? उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट, उसका पश्चातवर्ती आचरण बताता है। तो यहाँ पे जो एडमिशन किया है वाइफ ने, वो रिलेवेंट है प्लस एडमिसिबल भी है। बात समझ में आई? तो एडमिशन बाय कंडक्ट भी होता है। इसी बात को किस चीज ने लिखा है? सेक्शन 6 के इलस्ट्रेशन जी ने। एक बार इलस्ट्रेशन जी निकालिए सेक्शन 6 का। ये केस मैं आपको तब पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? ये मैं आपको ये केस मैं आपको पढ़ाऊंगा। नहीं 53 में नहीं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा 128 में पढ़ाऊंगा मैं आपको ये केस। में मैं आपको केस पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? एक बार 128 जाके देख लीजिए, 128 देख लीजिए। तो देयर इज ए नेक्सस बिटवीन 128, 128, सेक्शन 15, सेक्शन 6, इन सबके बीच में क्या है? एक नेक्सस है, एक रिलेशन है, एक संबंध है इन तीनों में। 128 देखिए, क्योंकि 128 का अपवाद क्या है? 128 का अपवाद है कंडक्ट, जो राम भरोसे किसने बताया कि आचरण तो हो ही सकता है ना सर। 128 पढ़िए। विवाहित स्थिति के दौरान की गई संसूचनाएं, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, लिखा हुआ है नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम। कोई भी व्यक्ति को विवाहित है, जो विवाहित रह चुका है, किसी संसूचना को किसी व्यक्ति द्वारा जिससे वो विवाहित रह चुका है, विवाह की स्थिति के दौरान से प्रकट की गई, न तो विवश किया जाएगा और नहीं अनुज्ञात किया जाएगा। लिखा हुआ है दो शब्द है इसमें, विवश और अनुज्ञात। अंडरलाइन कीजिए दो शब्दों को, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अंडरलाइन कीजिए कंपेल और परमिट। दो शब्द दिख रहे होंगे उनको, एक उनको कंपेल दिख रहा होगा, एक उनको परमिट लिख रहा होगा। परमिटेड लिखा हुआ है ना,
दो शब्दों को अंडरलाइन कीजिए, दीज टू वर्ड्स आर वेरी नेसेसरी। हम जब समझेंगे तो 128 का अगर एक्सेप्शन कंडक्ट बाय वो है तो भैया तो वो चीज इधर भी फिट होती है। बात समझ में आई? क्योंकि एडमिशन उसकी वाइफ ने भी क्या कर दिया है, एडमिशन कर दिया है। समझ में आई बात? क्योंकि कंडक्ट क्या है, देखिए 128 जो हम बता रहा हूं मैं आपको, इसका एक्सेप्शन क्या है, कंडक्ट, आचरण इसका अपवाद है। किसी पार्टी का आचरण, किसी पार्टी का कंडक्ट इसका एक्सेप्शन है। ये बात समझ में आई? इज इट ऑल राइट? चलें आगे। एक बार सेक्शन 6 निकालिए, उसका इलस्ट्रेशन जी पढ़ लीजिए, फिर मेरे को लिखवाने का काम करना है। The question is whether A owes B 10,000 rupees. The facts that A asked C to lend him money that D said to C in A's presence anything. I advise you not to trust A, for he owes B to 10,000 rupees. That A went away without making any answer are relevant facts. जाइए जाइए सर, इसमें क्या नेचर स्कूल में कोई पूछने की जरूरत होती है? तो सर क्या होता है इस केस में, समझिए। सवाल ये था, ऐसा है सर, पहले ए ने क्या किए, बी से 10,000 रुपए ले लिए। डायग्राम बनाना सीखिए इलस्ट्रेशंस के, बहुत जल्दी समझ में आएगा और बहुत जल्दी समय तक याद रहेगा। इसका डायग्राम बनाइए। 10 ए ने सर बी से 10,000 रुपए ले लिए, फिर ए जाता है सी के पास पैसे के लिए, बोलता है कि भाई कुछ पैसे दे दे। तभी उसको डी बोलता है, वहां पे वहीं पे क्या डी भी खड़ा था, जो क्या कहता है, अरे रहने दे, इसने तो ऑलरेडी बी से भी पैसे लिए हुए। क्या बोलता है, इसने ऑलरेडी बी से भी पैसे लिए हुए, ये उसके पैसे दे नहीं रहा, तेरे पैसे कहां से देगा। इतना सुनते ही ए वहां से 9-2-11 हो जाता है। अब कल को अगर मान लीजिए केस चले, कल को मान लीजिए क्या चले, केस चले, और ए डिनाई कर दे कि नहीं नहीं मेरे कोई पैसा बाकी नहीं है, तो ये बता सकते हैं ना कि आया था हमारे पास पैसे मांगने, और आया था हमारे पास पैसे मांगने। कल को मान लीजिए बी इसके ऊपर केस कर देता है ए के ऊपर 10,000 रुपए के लिए, और ए अपने डिफेंस में बोलता है कि मेरा कोई पैसा बाकी नहीं है, तो बी लेके आएगा ना गवाही सी, और कि भाई हमारे पास पैसे मांगने आया था, हमने कहा कि अभी तो उसके तो दे दे पैसे, और इसने एक शब्द भी नहीं कहा और वो चुपचाप वहां से चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इसने ये यहाँ से चुपचाप निकल जाता है, ये क्या है, एक तरह से एडमिशन किया है इसने कि हाँ भैया पैसा बाकी है मेरा, या तो इसने, या तो भैया इसने स्वीकृति कर ली कि मेरा पैसा बाकी है। लिखिए प्लीज, आंसर्स को लिखिए, कोई क्वेश्चन है लिखिए उसे, चीजों को मेंशन कीजिए। हेलो, या तो वो क्या है, बहुत ही खुददार आदमी है। बेग हटाइए, हाँ बेग हटा लीजिए। या तो भैया कौन है, या तो दो ही चीजें हो सकती ना, या तो ए बहुत खुददार आदमी है जो लोगों से मुंह नहीं लगना चाहता, बहस नहीं करना चाहता, इसका मतलब यही भी तो हो सकता है, हो सकता है ना कि he does not want to indulge or involve in those petty cases। अरे तुच्छ मामलों से नहीं बात करनी यार, इन लोगों को कौन मुंह लगे। हाँ ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा भी तो हो सकता है। चलिए इसमें लिखिए, एडमिशन बाय कंडक्ट, आचरण द्वारा की गई स्वीकृति, आचरण द्वारा की गई स्वीकृति। लिखिए, एक्टिव और पैसिव कंडक्ट, एक्टिव और पैसिव कंडक्ट, एक्टिव और पैसिव कंडक्ट, एक्टिव और पैसिव कंडक्ट in circumstances become evidence of an admission, become evidence of an admission। कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया गया आचरण, किया गया आचरण, किया गया आचरण, किया गया आचरण उन परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों में
अभिस्वीकृति के साक्ष्य के रूप में कार्य करता है, अभिस्वीकृति के साक्ष्य के रूप में कार्य करता है, अभिस्वीकृति के साक्ष्य के रूप में कार्य करता है। पैराग्राफ सिंगल की साइलेंस में अमाउंट टू एन एडमिशन इन सर्टेन सिचुएशंस, साइलेंस में अमाउंट टू एडमिशन इन सर्टेन सिचुएशन, कुछ परिस्थितियों में शांत रहना भी, कुछ परिस्थितियों में शांत रहना भी स्वीकृति के रूप में माना जाता है, कुछ परिस्थितियों में शांत रहना भी स्वीकृति के रूप में माना जाता है, कुछ परिस्थितियों में शांत रहना भी स्वीकृति के रूप में माना जाता है। पैराग्राफ लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए सेक्शन 6 इलस्ट्रेशन जी, सेक्शन 6 इलस्ट्रेशन जी, धारा 6 दृष्टांत जी। ठीक है, आगे लिखिए व्हेन ए स्टेटमेंट इज मेड टू ए पर्सन, व्हेन ए स्टेटमेंट इज मेड टू ए पर्सन, यदि कोई कथन किसी व्यक्ति को किया जाता है, यदि कोई कथन किसी व्यक्ति को किया जाता है, इफ ए स्टेटमेंट इज मेड टू ए पर्सन, व्हेन ए स्टेटमेंट इज मेड टू ए पर्सन and hearing affecting his position seriously, and hearing affecting his position seriously, और उसके द्वारा सुना गया कथन, और उसके द्वारा सुना गया कथन, और उसके द्वारा सुना गया कथन, और उसके द्वारा सुना गया कथन उसकी स्थिति को और उसके द्वारा सुना गया कथन उसकी स्थिति को व्यापक रूप से प्रभावित करता है, व्यापक रूप से प्रभावित करता है, hearing affecting his position seriously and he does not deny it, और वह उस कथन को यदि प्रत्याख्यात नहीं करता, और वह उस कथन को प्रत्याख्यात नहीं करता, and he does not denying it, it means thereby he admits, इसका तात्पर्य है कि अभिस्वीकृति में या स्वीकृति में, इसका तात्पर्य है कि स्वीकृति में दिए गए कथन को, इसका तात्पर्य है कि स्वीकृति में दिए गए कथन को वह व्यक्ति स्वीकार करता है, thereby admits the truth of the statement, ठीक है। अब क्वेश्चन बना के लिखिए, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखिए, what are those persons whose admissions are relevant, 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 वह कौन से व्यक्ति हैं जिनके द्वारा दी गई स्वीकृति, वह कौन से व्यक्ति हैं जिनके द्वारा दी गई स्वीकृति, वह कौन से व्यक्ति है जिनके द्वारा दी गई स्वीकृति, वह कौन से व्यक्ति है जिनके द्वारा दी गई स्वीकृति सुसंगत होगी, वह कौन से व्यक्ति है जिनके द्वारा दी गई स्वीकृति सुसंगत होगी, वो कौन से व्यक्ति जिनके द्वारा दी गई स्वीकृति सुसंगत होगी। ठीक है, 7 तरह के लोग क्या कर सकते हैं सर, 7 तरह के लोग होते हैं जो क्या करेंगे सर, एडमिशंस दे सकते हैं, स्वीकृति दे सकते हैं। अब हमें जो कुछ सवाल लिखवाया मैंने आपको, तो इसमें हमें सेक्शन पढ़ने हैं, सेक्शन नंबर हमें पढ़ना है 16,
17 और सेक्शन 18। अब यूजुअली जो क्वेश्चन लिखवाया मैंने आपको, इसमें 7 तरह के लोग हैं। जब ये कोई भी एडमिशन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली रिलेवेंट बन जाएगा। ठीक है, चलिए सेक्शन 16 लिखना स्टार्ट कीजिए। Under section 16, following persons can make admission. Under section 16, following persons can make admission. धारा 16 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति, धारा 16 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति स्वीकृति कर सकते हैं, निम्नलिखित व्यक्ति स्वीकृति कर सकते हैं। पहला लिखिए, पर्सन हिमसेल्फ, स्वयं पक्षकार। दूसरा पॉइंट लिखिए, एजेंट टू एनी सच पार्टी, पक्षकार के किसी अभिकर्ता। थर्ड पॉइंट लिखिए, the person who is in representative character, the person who is in representative character वह व्यक्ति जो प्रातिनिधिक हैसियत रखता हो, चौथा लिखिए, such person who have proprietary or pecuniary interest in the subject matter, such person who have proprietary or pecuniary interest in the subject matter, वह व्यक्ति जो विषय वस्तु में कोई सांपत्तिक या धन संबंधी हित रखता हो, such person who have any propriety or pecuniary interest in the subject matter of the proceeding, पांचवा लिखिए, such person who have derived their interest in the subject matter of the suit, who have derived their interest in the subject matter of the suit, वह व्यक्ति जिसका वाद की विषय वस्तु में हित व्युत्पन्न हुआ हो। पैराग्राफ संख्या लिखिए, such persons can make admission during the continuance of the interest, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट, बैरक में देखिए ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट लिखा हुआ है। पैराग्राफ हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए, वह व्यक्ति
वह व्यक्ति हित हित चालू रहने के दौरान वह व्यक्ति हित चालू रहने के दौरान वह व्यक्ति हित चालू रहने के दौरान स्वीकृति कर सकते हैं। वह व्यक्ति हित चालू रहने के दौरान स्वीकृति कर सकते हैं। सर एक सा आदमी है जिसका हित था, अर्लियर क्या था, उसका इंटरेस्ट था, लेकिन अब कोर्ट ने क्या किया है, इसके लिए एक डिक्री पास करके उसका हित उसका इंटरेस्ट अलग कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक उसका हित है तब तक वो स्टेटमेंट दे सकता है, एडमिशन कर सकता है, लेकिन जैसे उसका इंटरेस्ट पूरा हुआ जैसे मान लीजिए एक पर्सन है जो कि रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है, जो कि इसमें प्रतिनिधिक हैसियत में है, लेकिन जैसे उसकी प्रतिनिधिक हैसियत का इंटरेस्ट खत्म हुआ फिर उसका कोई काम नहीं है। मान लीजिए कोर्ट ने उसको हटा दिया रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी से, प्रतिनिधिक हैसियत के रूप में वो काम नहीं कर पा रहा था, कोर्ट ने उसको निकाल दिया कि चल निकल, तू अच्छे से काम नहीं कर रहा है। जैसे उसका इंटरेस्ट खत्म हुआ फिर वो कोई एडमिशन नहीं कर पाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टी। बात समझ में आई? लास्ट लाइन है ना, जब तक उनका इंटरेस्ट कंटिन्यू है, जब तक उनका हित चालू रहेगा, तब तक वो कथन जो करेंगे वो रिलेवेंट होंगे। तो 5 लोग जो लिखवाए मैंने आपको, ये तब तक ही कर पाएंगे जब तक इनका हित कंटिन्यू रहेगा। मान लीजिए एक पार्टी थी, मान लीजिए एक परफॉर्मर डिफेंडेंट था, मान लीजिए एक गौण प्रतिवादी का केस था। अब आप सब जानते हैं कि परफॉर्मर डिफेंडेंट क्या होता है, गौण प्रतिवादी क्या होता है। वो पार्टी जो जुड़ना नहीं चाहती शुरुआत में, लेकिन बाद में जुड़ जाती है। मान लीजिए उस पार्टी ने बोल दिया कि भैया मैं अपना शेयर बेच रहा हूँ, और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तो जो पार्टी थी, अगर उसने अपना इंटरेस्ट फुलफिल करके वो निकल गई, और जब उसका इंटरेस्ट बचा ही नहीं उस केस में, तो फिर वो एडमिशन भी नहीं करेगा। दिस इज द की एलिमेंट इन द बैरेक्ट। आप इसका ध्यान नहीं किया होगा इस चीज पे। जब तक कंटिन्यूअस रहेगी उसका इंटरेस्ट, तो मतलब जब तक उसका हित कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है, इंटरेस्ट की हो रही है, कॉज ऑफ एक्शन की नहीं हो रही है। आपका इंटरेस्ट कंटिन्यू जब तक रहेगा, यू कैन मेक एडमिशंस। अगर आपका इंटरेस्ट है उस सूट, आपका मतलब सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आपका इंटरेस्ट है, तब तक आप क्या कर सकते हैं सर, जब तक आप एडमिशंस कर सकते हैं, तब तक आप स्वीकृति के लिए दायी है। ये बात समझ में आई? एक लाइन जो थी मैंने उसको बहुत थोड़ा सा जल्दी में लिखवा दिया, लेकिन तुम चाहो उसको लिख सकते हो। जैसे मैंने बताया, पहला बताया पार्टी, ठीक है ना, फिर बताया एजेंट, मतलब पक्षकार और अभिकर्ता। पॉइंट नंबर 1 और 2 यही है अपने। एक लाइन जो थी मैंने बीच में नहीं लिखवाई, क्योंकि फिर 5 का पॉइंट आप बिगाड़ दोगे सीरियल। तो जनरली होता क्या है कि जब आप उसको ऑथराइज कर रहे हो एजेंट को, तो कॉन्ट्रैक्ट याद करो। कॉन्ट्रैक्ट में हम एजेंट को ऑथराइज करते थे तो 2 तरीके से करते थे, एक हमें एक्सप्रेस ऑथराइज करते थे और एक होता था इम्प्लाइड। या तो आप उसको एक्सप्रेस अथॉरिटी दे रहे हो, कौन सी अथॉरिटी दे रहे हो, एक्सप्रेस अथॉरिटी, या फिर आप उसको इम्प्लाइड अथॉरिटी दे रहे हो, तो वो भी क्या कर सकता है सर, उन आपके बिहाफ पर एडमिशंस कर सकता है। ठीक है, आपके बिहाफ पर एडमिशंस कर सकता है। जैसे मान लीजिए ज्वाइंट हिंदू फैमिली होती है, HUF। अरे देयर इज ए कंसेप्ट, हिंदुओं में क्या होता है, कंसेप्ट होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मतलब HUF के कुछ फायदे होते हैं। आप लोग सर ये कौन सी नई कैटेगरी है, जनरली क्या होता है, एक कैटेगरी बनती है, उसको बोलते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। टैक्स में बहुत छूट मिलती है। तो समझदार परिवार होंगे ना, वो क्या करते हैं, एक को कर्ता बना देते हैं। अब जो कर्ता इज द मैनेजर ऑफ द फैमिली। अब घर में किसी की, अरे ज्वाइंट फैमिली, सब साथ रहते हैं। मान लीजिए एक गांव है, गांव में 10-15 घर है एक ही समाज के, और सारे एक ही आपस में काका बाबा है सारे। इन लोगों ने क्या किया है, इनके बिजनेस से चलते बहुत सारे फैमिली बिजनेस है इनके। इन लोगों ने एक दिन इनके टैक्स दे के परेशान हो गए। एक दिन किसी सीए ने इनको एडवाइस किया कि अगर आप सब लोग साथ ही रहते हो तो एक HUF बना लो। क्या बना लो, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो उसमें होता क्या है कि एक जो सबसे हेड ऑफ द फैमिली होता है वो होता है कर्ता, जो एज ए मैनेजर काम करता है। अब मान लीजिए रमेश की बेटी की शादी है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, कर्ता जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी HUF की, उसमें से एक प्रॉपर्टी के हिस्से को बेच भी सकता है। बात समझ में आई? जब हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली की बात करते हैं तो उसमें उसमें एजेंट कौन है आपका, आपका जो करता है ना सर HUF का, वो आपका एजेंट है। क्योंकि वही आपकी, जैसे मान लीजिए फैमिली का कोई डिस्प्यूट है,
आपने एक्सप्रेस ऑथराइज किया हुआ है कि कोई भी अगर फैमिली का डिस्प्यूट होगा, हु विल रिप्रेजेंट, कर्ता विल रिप्रेजेंट। समझ में आ रही है कि बहुत सारे रोल्स होते हैं एडमिशंस करने के। मेले में तुम सिर्फ स्वीकृति नहीं कर रहे हो, देयर आर मल्टीपल रोल्स। और इंटरेस्ट, जब तक इंटरेस्ट है तब तक एडमिशन कर पाओगे। जिस दिन इंटरेस्ट खत्म, जिस दिन इंटरेस्ट का गेम ओवर, तो सबका गेम ओवर, तुम एडमिशन भी नहीं कर पाओगे। भाई तेरा क्या इंटरेस्ट है इस मामले में? एक होता है ना, देयर इज ए कंसेप्ट, इसको बोलते हैं लोकस, लोकस स्टेंडाई इसको बोलते हैं। उसको बोलते हैं कि मतलब आप, कोर्ट पूछ लेता है भैया आपका क्या है इस मामले में, जैसे आज मैं हूं, और उसमें क्या बोलती पार्टी, सर आई एम ए विसल ब्लोअर। यू नो व्हाट इज विसल ब्लोअर? विसल ब्लोअर वो होता है जो समाज में व्याप्त कुरीतियों का न्यायालय को आईना दिखाता है कि सर ये देखो ये प्रॉब्लम चल रही है। जैसे आज मैं हूं, सामाजिक कार्यकर्ता है विसल ब्लोअर। आज के कोर्ट को उसको अलग बोलने लगा। विसल ब्लोअर जो सीटी बजाता है, जैसे हुसैन खातून, ये सब विसल ब्लोअर ही बोलते हैं अपने आप को। तो होता क्या चीज है, कोर्ट के सामने मैं चला गया, जैसे आज मैं हूं, अब मैं जाके बोलता हूं कि सर आरजेएस मेंस में बहुत कॉपी जैसे चेक नहीं हुई, मैंने रेड डाल दी। तो कोर्ट बोलेगा कि आप पार्टी है इस केस में, यहाँ पार्टी हूं, आपने एग्जाम दिया था? नहीं सर मैंने तो एग्जाम ही नहीं दिया। तो फिर तेरा क्या लोकस है इसमें? जो बच्चा मेंस लिखा है उसको लेके आ, बोलेगी कोर्ट मेरे को। आज मान लीजिए एसआई की भर्ती परीक्षा चल रही है, मैं चला गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द की जाए, तो कोर्ट कहेगा तूने एग्जाम दिया है, तो तू कौन कि सर मैं बेरोजगार संघ का अध्यक्ष, बेरोजगार एकीकृत संघ का मैं अध्यक्ष। तो कहेगा भाई जा यार, पॉलिटिक्स। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब ये है कि आपका इंटरेस्ट क्या है प्रॉपर्टी में, एडमिशन तभी करने दिया जाता है। समझ में आई बात? बेरोजगार संघ का अध्यक्ष, एक मित्र है हमारे, वो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। वैसे धरना प्रदर्शन की चलता रहता है उनका साल भर का। साल भर का क्या रूटीन है उनका? धरना प्रदर्शन। कोई वैकेंसी आ रही है उसको रोक, डेट, अगर डेट आ गई एग्जाम की, डेट आगे बढ़नी चाहिए, डेट नहीं आई, डेट क्यों नहीं आई, उसके लिए धरना। कल 2-3 भाई टंकी पे चढ़ गए थे, है ना, ऐसे ही भर्ती रद्द की जाए। अभी भी चढ़े हुए हैं, उतरे नहीं अभी तक। तो ऐसा क्या होता है